जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत की संसद, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिससे आप सभी डाउट में पड़ जाते हैं। तो आज हम पूरा डाउट क्लियर करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम यहाँ पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा जितना भी डाउट है आप लोगों का पूरा क्लियर होने वाला है। वीडियो के लास्ट में हम एमसीक्यू टाइप का कुछ क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, जिससे आपका जितना भी डाउट हो, जितना भी कन्फ्यूजन हो, पूरा दूर हो जाए। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो भारत की संसद है वो कहाँ से लिया गया है, इसका जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बता दें कि जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश का पहले शासन था, क्योंकि जब हमारा भारत देश गुलाम था वहाँ, तो यहाँ कौन से थे, ब्रिटिश लोग थे। तो संविधान वहीं से लिया गया। यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है एग्जाम में, तो ये आज से कन्फर्म रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ चलते हैं। तो भारत की जो संसद है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 79 में। कहाँ, तो 79 में इसको रखा गया है संसद को। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा ट्रिक के साथ इसको आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, अब जैसे संसद से यहाँ सा से आप लोग इसको डाइवर्ट करेंगे, सा से 7, सा से 7, ठीक है, और 10 से 10 मान लीजिए, तो 710। यहाँ कितना आ गया, 710, जो कि कोई भी अनुच्छेद 710 नहीं होता है ना, कोई आर्टिकल 710 नहीं होता है। तो अब हमको ध्यान में रखना है कि 710 जब आर्टिकल नहीं होता है तो इससे एक कम करिए, 7 रहने दीजिए, एक कम करिए तो 9। ठीक है ना, तो 79 आर्टिकल होता है। तो 79 आर्टिकल किसका है, तो ये भारत की संसद इसमें व्याख्यात है। ठीक है ना, व्याख्या की गई है भारत के संसद के बारे में। ठीक, तो अब यहाँ 79 में भारत की संसद को रखा गया है। उसके बाद क्रम से चलिए, क्रम से चलना है। तो 79 के बाद क्या आता है, 80 आता है। तो 80 में अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में किसको रखा गया है, राज्यसभा को रखा गया है। बस क्रम से चलते जाइए, आपका पूरा यहाँ क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में किसको रखा गया है, राज्यसभा को रखा गया है। फिर 80 के बाद 81 आता है, तो लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है। यहाँ आपका पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं कि जो राज्यसभा है इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और जो लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन के नाम से इसको जाना जाता है। राज्यसभा को किसके नाम से, उच्च सदन के नाम से, और लोकसभा को किसके नाम से बोला जाता है, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत की संसद को 2 भागों में डिवाइड किया गया, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, पहला क्या है, लोकसभा, और दूसरा क्या है, राज्यसभा। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। इस तरह से आप यहाँ डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और संसद के सत्र को बुलाने का कार्य कौन करता है, तो संसद के सत्र को बुलाने का कार्य किसका होता है, तो राष्ट्रपति का कार्य इसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं लोकसभा को अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में हम पढ़ें तो लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो हाउस ऑफ द पीपल के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से, तो हाउस ऑफ द पीपल के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो वर्ड है ये कब इसको दिया गया, लोकसभा को कब ऐसा बोला गया, तो 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना गया या बोला गया। ठीक है ना, तभी से इसको हाउस ऑफ द पीपल बोले जाने लगा। अब बता दें दोस्तों कि ये जो संसद है इसका ये क्या किस तरह का सदन है, तो निम्न सदन। अभी हमने देखा था कि जो लोकसभा है वो किस प्रकार का सदन है, तो निम्न सदन ये होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल यदि पूछा जाए तो कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, जो जितने भी लोकसभा में सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है, हम सभी के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, याद रखिएगा।
देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का एक अध्यक्ष ही करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक, अब यदि योग्यता की बात करें कि लोकसभा के यदि सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो उनमें से पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता होनी चाहिए कि उसकी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ उसको रखा गया है। ठीक है ना। अब देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है? मैक्सिमम इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552 इसमें अधिकतम से अधिक सदस्य हो सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें सदस्य नहीं हो सकते। किसमें? लोकसभा में। यहाँ देख लीजिएगा, ये लोकसभा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या यदि पूछी जाती है तो कितने होते हैं? 552 सदस्य होते हैं। अधिकतम सदस्य इतने हो सकते हैं। अभी वर्तमान की बात की जाए तो अभी हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 लोकसभा में सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में है। ठीक है, अब इनमें से 545 में से 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जो आंग्ला भारतीय समुदाय के होते हैं। ठीक है ना, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 545 में से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब बचे कितने? 543 सदस्य बचते हैं। ये 543 जो सदस्य हैं वो निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, मतलब चुनाव द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है ना। अब 543 में से कैसे कैसे चुनाव होता है? तो राज्यों से 530 सदस्य लिए जाते हैं। ठीक है ना, चुनाव द्वारा। और 13 सदस्य जो बचते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 सदस्य जो होते हैं 545, जैसे अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं टोटल, उनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। बचे 543 सदस्य, उनमें वो 543 सदस्य निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, चुनाव द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। और इनमें 543 में से कहाँ कहाँ चुनाव होता है? तो राज्य में से 530 सदस्य चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में से 13 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। इतना कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यदि चलते हैं, यदि मान लीजिए टोटल 585 सदस्य 552 सदस्य हो जाए। ठीक है, अभी तो 545 है सदस्य हमारे संसद में, लेकिन लोकसभा में यदि मान लीजिए पूरे सदस्य फुल सदस्य हो जाते हैं, 552 सदस्य यहाँ हो जाते हैं, तब कैसे चुनाव किया जाएगा? तब इस तरह से होगा कि 2 सदस्य तो राष्ट्रपति ही चुनेगा। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ चुनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य चुने जाएंगे। अब बचेंगे 550 सदस्य, ये निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, वोट द्वारा इसको चुनाव किया जाएगा। अब इनमें से जो राज्य है 530 सदस्य, जैसे यहाँ 530 सदस्य चुन रहा था राज्य इस साइड, तो ऐसे ही 530 सदस्य का चुनाव यहाँ भी राज्य द्वारा किया जाएगा। लेकिन जितने भी अधिकतम सदस्य हैं वो अधिक सदस्य किस में चले जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो अधिक सदस्य बच रहे हैं वो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाएंगे। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव क्या चीज़ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे अभी केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी जी की। ठीक है, जब ये एक सत्र खत्म होता है तब एक अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो विपक्षी जो पार्टी है या विपक्ष दल द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार को दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है उसको अपना जो है बहुमत प्रस्तुत करना होता है। जैसे अभी पूर्ण बहुमत के लिए 273 सीट होनी चाहिए। ठीक है ना, केंद्र में यदि पूर्ण बहुमत लेना है तो 273 सीट यदि प्राप्त होगी तभी सरकार बन सकती है, किसी भी पार्टी की भी हो। ठीक है, तो उसको जब ये अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है तो उसको एक तरह से जो सरकार होती है उसको वहाँ पास दिखाना होता है कि हमारे पास 273 सीट या इससे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक मतलब एक कैटेगरी होता है, उसको पार करना होता है। ठीक है, तो ये साल में या सत्र में
साल में नहीं, एक सत्र में, एक पूरे सत्र में यह एक बार ही पारित किया जाता है, ठीक है ना। पूरे एक सत्र में इसको एक बार पारित किया जाता है। और किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो ये विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार जो होती है उसको हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से इसको रखा जाता है। जैसे विपक्ष में जैसे कांग्रेस की सरकार है तो वो अभी अविश्वास प्रस्ताव जारी करेगी, फिर उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद यदि 273 सीट मिलती है सरकार में तो वो सरकार बनी रहेगी, नहीं तो वो सरकार गिर जाती है। ऐसा आप लोग देखे भी हैं, सुने भी हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव को अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें ये पारित कौन करता है, तो ये कौन पारित करता है, तो ये विपक्ष दल का एक सदस्य लिखित नोटिस देता है और उसमें 50 सदस्यों का समर्थन होता है, ठीक है ना। एक ही सदस्य जाके ये लिखित नोटिस देगा, उसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। यह जो अविश्वास प्रस्ताव है ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ लोकसभा में होता है, ठीक है। अब एक शब्द आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मंत्रिपरिषद को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मंत्रिपरिषद है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री का ये एक समूह होता है जिसको हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों का समूह होता है जिसको हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन माना जाता है, तो प्रधानमंत्री माने जाते हैं मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इतना कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जो ये सदन होता है, जैसे लोकसभा सदन है, उसकी कार्यवाही के लिए कितने सदस्य न्यूनतम होने चाहिए, तो 1/10 सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा। उसके लिए यही जो है शर्त रखी गई है कि 1/10 सदस्य उसमें उपस्थित होने चाहिए। इसे ही क्या कहता है, गणपूर्ति कहते हैं। गणपूर्ति मतलब सदस्य की पूर्ति, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो पहली जो लोकसभा महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमारी जी थी। कौन थी, मीरा कुमारी जी थी, ठीक है। और जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर जी थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो वो कौन है, ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना। अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं और ये बार बार पूछा भी जाता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। शून्यकाल, शून्यकाल क्या होता है, तो संसद में शून्यकाल किस काल को या किस टाइम को कहते हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पहले क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं। संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का काल या समय शून्यकाल कहलाता है। अब समझिएगा, जैसे 12 बजा है, ठीक है ना, 12 बजे से पहले का टाइम तो इसके पहले का टाइम जो होता है प्रश्नकाल कहलाता है, प्रश्नकाल, ठीक है। 12 बजे से पहले का टाइम प्रश्नकाल और 12 बजे से बाद का टाइम को क्या बोलते हैं, कार्यसूची कार्य, ठीक है ना, काल, ठीक है, कार्यसूची काल, ठीक है। 12 बजे से बाद का टाइम कार्यसूची काल कहलाता है। अब यहाँ थोड़ा सा टाइम यहाँ गैप रखा जाता है, ठीक है। प्रश्नकाल के बाद का टाइम और कार्यसूची काल प्रारंभ होने से पहले का टाइम थोड़ा सा यहाँ गैप रखा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यकाल के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्नकाल के बाद का टाइम और कार्यसूची काल के पहले का टाइम, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसी को क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं। ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इतना हो गया लोकसभा के बारे में। अब चलते हैं राज्यसभा के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब राज्यसभा क्या होता है, ये क्या है, संसद का उच्च सदन इसको बोला गया है। आप लोग ध्यान से देखे होंगे, संसद का इसको उच्च सदन बोला गया है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो ये किस अनुच्छेद में है, आप लोग देखे हैं। तो इसको किस में रखा गया है, तो अनुच्छेद 80 में इसको रखा गया है। और 81 में किसको रखा गया है, तो लोकसभा को 81 में रखा गया है। अब अगला पॉइंट आता है कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो बता दें दोस्तों कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है विधानसभा के, जो राज्य विधानसभा के सदस्य उनकी नियुक्ति करते हैं।
क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। अब यदि आगे देखते हैं तो जो राज्यसभा होता है दोस्तों, उसमें प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात सेवा से इस्तीफा दे देते हैं या छोड़ देते हैं, और उसके बाद नए सदस्य आते हैं। अर्थात राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। और इसमें ये यहाँ पास निकल के आता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा प्रत्येक सत्र के बाद एक नई लोकसभा का निर्माण किया जाता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि राज्यसभा को एक स्थायी सदन या परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा होता है यह एक स्थायी सदन होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, और जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब अगला है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या फिर अध्यक्ष माना जाता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है, और इसको हम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। या उप राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का पदेन सभापति हम बोल सकते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है ना। जो पदेन सभापति हैं या अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है ना। जो ये उप सभापति हैं इनको राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ठीक। अब यदि देखें कि राज्यसभा का यदि सदस्य बनना है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं, न्यूनतम योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला है कि भारत का नागरिक हो, और इनका मिनिमम आयु या न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो ये अधिक मैच्योर इसमें मांगा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष रखी गई है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। ये चीज़ कंफ्यूज करने वाली रहती है, इसलिए आप लोग इसको कंठस्थ करके रखिए। ठीक है। अब यदि इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में तो कितनी होती है, राज्यसभा यहाँ लिख देते हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है 250। कितनी होती है, 250 सदस्य इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 रखी गई है। ठीक है, वर्तमान में 245 रखी गई है। अब इनमें से राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुन लिए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब बचे कितने सदस्य, 233 सदस्य बचे। 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुन लिए गए, तो 245 में से 12 निकल गए, तो 233 सदस्य बचते हैं। ये निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है ना। ये अधिकतम सदस्य जो हैं 233, ये निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात ये चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। अब इनमें राज्यों से कितने सदस्य लिए जाते हैं, तो राज्यों के चुनाव द्वारा 229 सदस्य लिए जाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ से 4 सदस्य लिए जाते हैं। ये दोनों मिला के 233 सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के 233 बन जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या कहीं नोट डाउन करके ज़रूर रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इतना आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। अब यदि आगे देखें तो जो थोड़ा सा यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने रखा है, जो पिछले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और पहले कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो पहले सभापति कौन है या अध्यक्ष जिनको हम बोल सकते हैं, तो पहले सभापति या अध्यक्ष राधा कृष्णन है। ठीक है ना, इनको आप सभी को जानते ही होंगे, राधा कृष्णन जी हैं। और पहले उपसभापति कौन है, तो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव जी हैं उपसभापति पहले। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है ना, अभी के जो सभापति हैं अध्यक्ष कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है। अब एक चीज़ आता है संसद की समितियां। ठीक है, संसद की समितियां जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ टोटल 4 समितियां होती हैं। संसद की कितनी समितियां होती हैं, तो 4 समितियां होती हैं। पहली लोक सेवा समिति, दूसरी नियम समिति, तीसरी विशेषाधिकार समिति और चौथी
तथा तदर्थ समिति, ठीक है ना, ये 4 समितियां हैं संसद की, ठीक है। तो हम ये मोस्ट 2 समितियां होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ये जो तदर्थ समिति होती है ये एक उद्देश्य, मुख्य मतलब इम्पोर्टेंट उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। जैसे ही हमारा उद्देश्य खत्म होता है उसके बाद ये समिति भी खत्म हो जाती है। इसका मेन पर्पज यही होता है कि एक मुख्य उद्देश्य या मेन पर्पज के लिए बनाई जाती है। उसके बाद जैसे ही हमारा उद्देश्य खत्म हुआ, हमारा कार्य पूरा हुआ, तो उसके बाद ये समिति भंग हो जाती है। अब बचती है लोक सेवा समिति। तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य इसमें रखे जाते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग समिति में जो अध्यक्ष होता है वो कौन सा नेता होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? तो लोक सेवा आयोग समिति का काम क्या होता है? तो मंत्रालयों के व्यय और सीएजी की रिपोर्ट में विचार विमर्श करना इसका मुख्य पर्पज या मुख्य कार्य होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, आज जितना भी हमने थ्योरिकल इम्पोर्टेंट पॉइंट अध्ययन किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट और बचा हुई हो वो पूरा क्लियर हो जाए और आपको पता भी चले कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो कहाँ से जो ली गई है संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? शुरू में ही हमने बताया है, तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस का मतलब उच्च सदन से है, ठीक है ना। उच्च सदन को हम किस नाम से जानते हैं? उच्च सदन मतलब राज्यसभा। राज्यसभा को ही हम उच्च सदन बोलते हैं। ऑप्शन 2 इसका या ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोगों को इसका आंसर जल्दी से पता हो जाएगा। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? यह हर 5 वर्ष बाद बदलता है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि हर 6 वर्ष बाद इसको भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में सभी जितने भी क्वेश्चन हमने पूछा है उसका सबका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो जो 2 अस्थायी सदन हैं उनके नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा और विधानसभा। ये 2 अस्थायी सदन हैं, ठीक है ना, जो भंग होते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा में यदि हम सदस्य बनते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 साल और विधानसभा या लोकसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 साल उसके लिए होने चाहिए। आपने पढ़ा है ये सारी चीज़ें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र की जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा गया है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही भारतीय संसद की अध्यक्षता करता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही इसको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा विपक्षी दल का नेता। तो जो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति हमने अभी पढ़ाया था उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष दल का जो नेता होता है उसका अध्यक्ष माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो जो राज्यसभा है उसका सेवा काल आप सभी को पता है 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद है, पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा। क्योंकि लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद होते हैं, वो सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद में शामिल है, कौन शामिल होता है संसद में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी किस में शामिल होते हैं, संसद में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद में शामिल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। तो हाउस ऑफ द पीपल जो नाम है वो लोकसभा को कब दिया गया था, ये शुरू में ही हमने बताया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, 1954 में। कब दिया गया, 1954 में इस नाम से लोकसभा को बोला गया। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है। तो भारत में कानून निर्माता कौन होता है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जो है भारत के जो कानून है उसको बनाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद फर्स्ट लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर, ये हमने आपको बताया था क्वेश्चन में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया। तो जब तक उनका कार्यकाल चला वो कभी भी संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिए, ऐसे प्रधानमंत्री कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा चौचरण सिंह। कौन थे, चौचरण सिंह जी हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी भी संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 बार, कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 सत्रों के बीच जो अंतराल है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं। यदि जो संसद है हमारा कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति को नियुक्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो तदर्थ समिति कहते हैं। ये जब विशिष्ट उद्देश्य खत्म हो जाता है तो ये समिति भी खत्म हो जाती है, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये क्या है, सही जवाब है कि गलत है, ये आप लोग बताना है। ये सही है। ठीक है, कोई उल्लेख इसमें नहीं होता संविधान में। दूसरा कह रहा है एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 12 माह की अवधि आवश्यक होनी चाहिए। ये गलत है क्योंकि एक सत्र इसमें जरूरी होता है। अगला है सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। ये भी गलत है क्योंकि 50 व्यक्ति इसमें होना चाहिए। तो अगला कह रहा है यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये एक सही जवाब है। तो हमारा कौन कौन सा सही हो गया, 1 और 4 ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो 1 और 4 किस में है, तो ऑप्शन डी 1 और 4 सही जवाब माने जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो ऐसा कौन सा सदन है जिसमें उसका अध्यक्ष जो है उस सदन का जो है सदस्य नहीं माना जाता। तो ऐसा राज्यसभा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको बताना है, चुनना है। तो पहला कह रहा है यह भारत में संघ विधान मंडल है। दूसरा है इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। तीसरा कह रहा है यह द्विसदनीय स्वरूप होता है। और चौथा है संसद का ऊपरी सदन या जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं कभी भंग नहीं होता। तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छी विशेषता है संसद की, आपको चयन करना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही जवाब, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, जो संसद होता है उसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया है। तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है
वह संविधान कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या होती है, अर्थात गणपूर्ति मतलब सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या सदस्यों की संख्या 1:10 होनी चाहिए। ठीक है, 1/10 होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा अधिकांश उपबंधों या अनुच्छेदों का संशोधन किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकेले संसद द्वारा, सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा ही जो उपबंध है या अनुच्छेद है उनका संशोधन किया जा सकता है। अगला है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, तो कौन सा अनुच्छेद में ऐसा अधिकार शामिल किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 में इसको शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 530। निर्वाचन अर्थात जो चुनाव द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है ना, टोटल सदस्यों का नहीं पूछा गया है, यहाँ निर्वाचित सदस्यों को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी आपको बताना है, तो ऑप्शन एक मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार, ऑप्शन एक इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जनता द्वारा जो निर्वाचित किया जाता है ऐसा सदन कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा जो है जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया गया है, प्रश्नकाल से पहले का समय, ये तो गलत है। सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, ये भी गलत है। जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तब का समय, ये भी गलत है। अर्थात उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो कब का समय शून्यकाल कहलाता है, तो जो होता है प्रश्नकाल का समय, अर्थात 12 बजे से जो पहले का समय प्रश्नकाल का समय और बाद का समय कार्यसूची का समय होता है, इन्हीं दोनों के बीच का जो समय होता है, जो गैप होता है, उसी को हम शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने पहले थ्योरी पढ़ा, उसके बाद सारे क्वेश्चन को हल किया। आप लोगों से कितना क्वेश्चन बना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आज का वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल लगा, कितना अच्छा लगा, आप लोग लाइक करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।